तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 202। देखिए सेक्शन 201 में हमने क्या देखा था। सेक्शन 201 में हमने देखा था कि कॉजिंग द डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंसेस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। यानी कि उस सेक्शन में हम एविडेंस को छुपा रहे थे, एविडेंस को डिसअपियर कर रहे थे, या फिर हम फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे थे ऑफेंडर को बचाने के लिए, यानी गुनहगार को बचाने के लिए, जिसने अपराध किया है अपराधी को बचाने के लिए हमने गलत इंफॉर्मेशन दी। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका था उस दिन कि अगर ए ने बी का मर्डर कर दिया और ए ने बी का जब मर्डर किया तो जेड नाम का एक इंसान था, उसने ए की मदद करी बी की डेड बॉडी को छुपाने के लिए। ठीक है, अब ये एबीसी में आप कुछ भी नाम रख लो, एबीसी वाले ज्यादा इलस्ट्रेशन ज्यादा अच्छे होते हैं। ए ने बी का मर्डर किया और जेड ने ए की मदद करी बी की डेड बॉडी छुपाने के लिए। तो यहाँ पे बी ने जो मदद करी डेड बॉडी छुपाने के लिए, वो उसने सेक्शन 201 का ऑफेंस किया है। ठीक है, क्योंकि वो ए को बचाना चाहता है ऑफेंस से, उसने तो मर्डर किया है, फिर भी वो उसको बचाना चाहता है, डेड बॉडी छुपाने में हेल्प कर रहा है। बट वो सेक्शन 201। नाउ सेक्शन 202, intentional omission to give information of offense by person bound to inform। यानी इंटेंशनली आप किसी ऑफेंस के होने की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, जबकि आप बाउंड हो कि आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। देखो सीआरपीसी के सेक्शन 39 एंड सेक्शन 40 में आप देखेंगे, सेक्शन 39 एंड 40 ऑफ सीआरपीसी, वहां पे इस बात का जिक्र हुआ है कि हु आर द पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। आप सीआरपीसी उठाएंगे, सेक्शन 39 देखेंगे, 40 देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सीआरपीसी ने कुछ लोगों के ऊपर ये ड्यूटी लगाई है कि जब कभी उनके सामने कोई ऑफेंस हो रहा होता है तो वो उस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या मजिस्ट्रेट को या पुलिस को फोन करके, ऐसे करके वो इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या समझना है, इसमें ये समझना है कि ये जो आप इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके ऊपर ड्यूटी लगाई है, ये ड्यूटी एक्चुअली लगाई किसने? ये ड्यूटी लगाई है सीआरपीसी के सेक्शन 39 और 40, है ना। तो देखो, एक तो वो होता है कि हर इंसान का ये फर्ज बनता है कि अगर उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है तो वो उस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दे। बट ठीक है, ये आपकी इच्छा होती है आपको देना है कि नहीं देना है, लेकिन अगर किसी लॉ ने ये लिख दिया कि आपको देना ही देना है, देन यू आर लीगली बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन। तो आप लीगली बाउंड हो जाते हो कि आपको इंफॉर्मेशन देना है। और लीगली बाउंड होते हुए भी अगर आप इंटेंशनली इंफॉर्मेशन नहीं देते हो तो फिर आप सेक्शन 202 का ऑफेंस करते हो। तो सेक्शन 202 का ऑफेंस कब होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहली चीज, दैट द एक्यूज्ड हैड नॉलेज और रीजन टू बिलीव दैट सम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको उसी की देना है। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या हुआ कि आपको पता है कि ऑफेंस हुआ है। दूसरा, आपने इंटेंशनली इंफॉर्मेशन नहीं दी। और तीसरा, यू आर लीगली बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन। मतलब आपको पता है कि ऑफेंस हुआ है, आप लीगली बाउंड हो उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए, फिर भी आपने इंटेंशनली इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने ओमिट कर दिया। ये तीनों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, देन यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 202। So what this section do? This section punishes the illegal omission to give information of those who are by some law bound to give the information when such omission is intentional। अच्छा, एक और चीज समझो, मैंने आपको सीआरपीसी का दिया है कि सीआरपीसी के सेक्शन 39 और 40 में बाउंड हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीआरपीसी पे ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अगर कोई दूसरा लॉ भी बनता है जहां पे आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड होते हो और वहां पे आप इंफॉर्मेशन नहीं देते इंटेंशनली, तो भी आप सेक्शन 202 ऑफ आईपीसी का ऑफेंस कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने टर्म यूज किया है सम लॉ। ये सम लॉ में कुछ भी हो सकता है, जो भी लॉ बनाते हैं। ठीक है, और हुएवर का मतलब हुएवर रेफर्स टू पर्सन अदर देन द ऑफेंडर। इस हुएवर के अंदर ऑफेंडर खुद इंक्लूडेड नहीं है, इस चीज को याद रखना। क्या हुआ था कि इस सेक्शन में एक वर्ड लिखा है कि हुएवर नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, हुएवर वर्ड, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा हुआ कि इस हुएवर के अंदर ऑफेंडर खुद इंक्लूडेड रहता है क्या? क्योंकि जो इंसान खुद ऑफेंस करेगा वो थोड़ी ना इंफॉर्मेशन देगा पुलिस को कि भैया यहाँ पे मर्डर हो गया, आके देख लो फटाफट। तो सवाल ये उठा कि इस हुएवर के अंदर ऑफेंडर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में एच एस राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1979, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देखो, इस वेवर के अंदर हम एक्यूज्ड को खुद को, यानी कि ऑफेंडर को खुद को सेक्शन 202 में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर तो मेन चार्ज लगेगा ना जो ऑफेंस वो कर रहा है उस चीज का। और कोई भी ऑफेंडर ऑफेंस करने के बाद उस चीज की इंफॉर्मेशन थोड़ी ना देगा पुलिस वालों को, तो उसके ऊपर सेक्शन 202 का चार्ज लगाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वो सेक्शन नहीं लगाया जाए। ठीक है, आप इसकी पनिशमेंट डायरेक्ट से देखिएगा। पनिशमेंट इसमें 6 मंथ तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं करती, कॉग्निजेंस नहीं लेती। नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन 203।
गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। आप इस सेक्शन को देखो, इसके पिछले सेक्शन को देखो, यहाँ पे लिखा है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। अभी इसके पिछले सेक्शन में आपने क्या देखा, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी वहां पे आप जिस इंफॉर्मेशन को देने के लिए बाउंड थे, आपने इंटेंशनली वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने उस इंफॉर्मेशन को देने का प्लान ड्रॉप कर दिया, ओमिट कर दिया। बट सेक्शन 203 में आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि कहीं पे ऑफेंस हुआ है, आपको पता है कि वो ऑफेंस कमिट हो चुका है, और आप उस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहे हो या किसी को दे रहे हो, बट गलत दे रहे हो, जो देखा वो नहीं दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी सेक्शन 203 में बन जाती है। यानी द लाइबिलिटी अंडर दिस सेक्शन अटैचेस टू एनीवन who gives false information whether he is legally bound to furnish such information or not। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये वाला सेक्शन किन पे अप्लाई होता है, जो लोग लीगली बाउंड होते हैं उन पे या जो लोग लीगली बाउंड नहीं होते हैं उन पे? तो मैं बता दूं ये दोनों पे एप्लीकेबल है। यानी जो लोग लीगली बाउंड है उनको तो इन्फॉर्मेशन देना ही देना है, अगर वो नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन तो सेक्शन 202 लग जाएगा, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो 203 लग जाएगा। और जो लोग लीगली बाउंड नहीं है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उन पे भी सेक्शन 203 लग जाएगा। तो सेक्शन 203 को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो लीगली बाउंड है या नहीं। यहाँ पे मेन फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो भी इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है, द पर्सन हु इज गिविंग द इन्फॉर्मेशन इज गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहली चीज, ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। दूसरी चीज, द एक्यूज्ड न्यू और हैड रीजन टू बिलीव दैट सच ऑफेंस हैड बीन कमिटेड। एक्यूज्ड यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक्यूज्ड मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो हमें पता है कि ऑफेंस हो गया, दूसरा हमने उस ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दे दी, तीसरा हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो फॉल्स थी, और चौथा हमें पता था कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फॉल्स है। हाँ, हमने अगर वो इन्फॉर्मेशन दी जो हमने अपनी आंखों से देखा, बाद में मालूम पड़ा कि हमने जो देखा वो गलत था, तो हम नहीं फंसेंगे, हमारे ऊपर सेक्शन 203 का चार्ज नहीं फिट होगा फिर, क्योंकि हमने जो देखा हमने वो बताया। लेकिन अगर ये जानते हुए कि हम जो देख रहे हैं वो गलत है, हमने गलत बताया, तो सेक्शन 203 का चार्ज हम पे बनेगा। ठीक है, तो ये 5 इंग्रेडिएंट याद रखना। पहला, द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। सेकंड, द एक्यूज्ड हैड रीजन टू बिलीव दैट द ऑफेंस हैड बीन कमिटेड। ही गेव द इंफॉर्मेशन, he gave the information false and he knew it that the information he is giving is false। ठीक है, एक और चीज, there is a section 161 of CRPC। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था। सेक्शन 161 ऑफ CRPC, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के वक्त स्टेटमेंट वगैरह आपके रिकॉर्ड करती है, आपसे पूछताछ करती है, तो वो आपसे इस बारे में भी पूछताछ करती है कि ऑफेंस जो हुआ है आप उसके बारे में क्या जानते हो, आपने क्या देखा, जो देखा वो बताओ। तो सेक्शन 203 का चार्ज कब बनता है, जब आप किसी ऑफेंस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, ये जानते हुए कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो सेक्शन 161 में जब पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन करवाती है और इन्वेस्टिगेशन के वक्त आपसे कुछ सवाल जवाब पूछती है, तो एक्यूज्ड से जब सवाल जवाब पूछे जाते हैं तो एक्यूज्ड सच तो बताएगा नहीं वहां पे कि सर मैंने उसको ऐसे चाकू से मारा, मैंने उसका मर्डर करा, तब तक मारता रहा जब तक वो मर ना गया, ये तो बताएगा नहीं, वो तो झूठ ही बोलेगा। तो ये भी वेल अंडरस्टूड सी चीज है कि एक्यूज्ड स्टेटमेंट में झूठ ही बोलता है। कोई भी प्रूडेंट मैन खुद को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए स्टेटमेंट गिवन बाय द एक्यूज्ड टू पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 203 आईपीसी। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऑफेंडर खुद इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता है तो ऑफेंडर जो है वो हुएवर वर्ड में इंक्लूडेड नहीं है, सेम उसी तरीके से अगर एक्यूज्ड से स्टेटमेंट लिए जाते हैं और वहां पे वो कुछ गलत बताता है तो वो सेक्शन 203 का ऑफेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्यूज्ड कभी भी सच नहीं बताएगा अपने बारे में। ये कोर्ट का काम है उसका सच पता लगाना। तो यहाँ पे उस पर सेक्शन 203 का चार्ज नहीं बनेगा। इम्प्रिजनमेंट की बात करोगे तो 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, सब और में है। इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया, फाइन से भी काम चल सकता है। चलिए सेक्शन 204 पे आते हैं। सेक्शन 204 दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। देखिए इसमें ये जो वर्ड है डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि 1894 में इसे सब्स्टिट्यूट किया गया था, ऐड किया गया था। पहले यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट था, बट 1894 में इधर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वर्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो 2000 में भी इसमें अमेंडमेंट कर दिया था, क्योंकि जो आईटी एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जब वो आईटी एक्ट आया था तब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी एज एविडेंस यूज किया जाने लगा।
सीडी वगैरह, डीवीडी वगैरह। ठीक है, तो पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड हो गया इन 2000। ठीक है, इन 2000 आईटी एक्ट, इसको याद रखना। अब ये सेक्शन बोलता क्या है? ये सेक्शन बोलता है कि देखो, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दोनों को आप एज एविडेंस कोर्ट में यूज कर सकते हो। ठीक है, सबूत के तौर पे आप उसको पेश कर सकते हो। एंड समवन इज डिस्ट्रक्टिंग दैट। और क्यों डिस्ट्रक्ट कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो एविडेंस में प्रोड्यूस ना हो सके। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसको एविडेंस में पेश किया जा सकता है, और किसी ने आके उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, ताकि वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना हो सके, तो वो व्यक्ति जो उन्हें डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, वो सेक्शन 204 का ऑफेंस कर रहा है। द वर्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज एडेड in 2000 for the word document. Section 175 deals with the omission to produce or deliver up any document to any public servant. हमने एक सेक्शन 175 भी पढ़ा था। उस 175 में क्या हुआ था? उस 175 में ये हुआ था कि हमें कोई डॉक्यूमेंट किसी पब्लिक सर्वेंट को डिलीवर करना था, पर हम नहीं कर रहे थे, वी वर ओमिटिंग टू डिलीवर इट, तो हम पे सेक्शन 175 लग रहा है। बट इस सेक्शन में क्या हो रहा है? इस सेक्शन में ये हो रहा है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने पेश करना है, या किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि कोर्ट के सामने पेश करना है। इसमें दोनों ही चीजें आती है, हमें कोर्ट के सामने भी करना हो सकता है वो, या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने भी करना हो सकता है। तो जहां भी करना है बस एज एविडेंस करना है। तो अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो सेक्शन 175 हम पे लग जाएगा, जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सेक्शन 175 लग जाएगा। लेकिन मान लो कि प्रोड्यूस करने की बात नहीं है, हमने तो उसको छुपा के रख दिया, या हमने तो उसको डिस्ट्रक्ट ही कर दिया, तो फिर हम पे सेक्शन 204 लग जाएगा। मतलब 204 लगेगा तब जब हम उसको छुपा देंगे कहीं पे, या हम उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर पेश नहीं करेंगे, ओमिट करेंगे, तो 175 लगेगा, लेकिन डिस्ट्रक्ट कर देंगे तो 204 लगेगा। तो आप ये 204 को और 175 को लिंक करके याद रख लेना। लिंक कैसे? कि किसी कोर्ट ने या किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया है, आप वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं जा रहे हो, 175 का ऑफेंस कर रहे हो, और अगर आपने सोचा कि कौन लेके जाए, आपने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, आपने 204 का ऑफेंस कर दिया। सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब आप बोल सकते हो कि सेक्शन 204 इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 175। 204 जो है वो 175 का एग्रेवेटेड फॉर्म है। और ये जो सेक्शन है 204, याद रखना है आपको कि इट अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग वेदर इट इज ऑफ सिविल और क्रिमिनल नेचर। चाहे केस सिविल का हो, चाहे केस क्रिमिनल का हो, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डैमेज करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना हो सके, तो आप सेक्शन 204 का ही ऑफेंस कर रहे हो। यानी ये मत सोचना कि ये सिर्फ क्रिमिनल केस पे एप्लीकेबल है, नहीं, ये सिविल केस पे भी एप्लीकेबल रहेगा। पनिशमेंट की बात करोगे तो 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और याद रखना, यहाँ पे आपका इंटेंशन डिस्ट्रक्ट करने के पीछे बस इतना होना चाहिए कि आप उसे कोर्ट में प्रोड्यूस ना कर, यानी कि कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट के सामने प्रोड्यूस ना हो पाए, इसलिए आप उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। चलिए सेक्शन 205 पे आते हैं। 205 टॉक्स अबाउट फॉल्स पर्सोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन अ सूट और प्रोसिक्यूशन। फॉल्स पर्सोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन अ सूट और प्रोसिक्यूशन। देखिए, सूट और प्रोसिक्यूशन दो वर्ड है, आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन का मतलब केस जो कि क्रिमिनल होता है बेसिकली, और सूट यानी कि जो सिविल नेचर का भी हो सकता है। तो इसका नाम आपको ये शो करता है, ये जो सूट वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 205 में, व्हाट इट शोज दैट दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल मैटर्स। जैसे मैंने आपको सेक्शन 204 में कहा कि वो दोनों केसेस पे एप्लीकेबल है, सिमिलरली सेक्शन 205 भी दोनों पे एप्लीकेबल है। देखो, कुछ चीजें ना ऐसी स्पेसिफिकली लिखी नहीं होती एक्ट के अंदर, हमें उसको इन्फर करना पड़ती है, हमें उनके वर्ड से समझना होता है। तो यहाँ पे आप समझो। अब आप समझो पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है। पर्सोनेशन का मतलब कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, वो दिखाना जो आप नहीं हो, यानी ऐसा इंसान बन के जाना जो आप नहीं हो, और आप ऐसा झूठ कर रहे हो, फॉल्स तरीके से कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? पर्पस क्या है? आप किसी सूट या प्रोसिक्यूशन में एक्ट करना चाहते हो, या किसी प्रोसीडिंग में आप एक्ट करना चाहते हो। तो the offense punishable under this section is not merely cheating by using a fictitious name, but by falsely assuming to be some other real person, and in that character making an omission, making an admission, confessing judgment, or causing any process to be issued, becomes bail or security, or does any other act in any suit or criminal prosecution। देखिए, कुछ एक्ट को इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और बाकी आखिरी में कह दिया कि कोई सा भी काम था। देखो, आप क्या कर रहे हो, आपने एक चीज समझना, एक होता है कि किसी का नाम अपने ऊपर लगा लेना, यानी कि जैसे मान लो मैं रमेश नहीं हूं, बट मैं सबको कह रहा हूं कि मैं रमेश हूं। ठीक है, मैं सबको कह रहा हूं कि मैं रमेश हूं, जबकि मैं रमेश नहीं हूं, रमेश कोई और है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं रमेश हूं। इसको कहेंगे चीटिंग बाय यूजिंग अ फिक्टिशियस नेम,
है ना, कि गलत नाम यूज करके मैं लोगों से चीट कर रहा हूं। तो ये सेक्शन 205 नहीं है। सेक्शन 205 ये है कि कोई दूसरा असली इंसान, कोई दूसरा रियल पर्सन, और मैंने उस रियल पर्सन का कैरेक्टर अपने ऊपर ले लिया, और उस रियल पर्सन का जो केस चल रहा है, उस रियल पर्सन का कोई केस चल रहा है सिविल या क्रिमिनल, और मैंने उस रियल पर्सन का नाम यूज करके, मैंने उस रियल पर्सन का कैरेक्टर यूज करके उस केस में जाके या उस प्रोसिक्यूशन में जाके कोई एडमिशन कर लिया, कोई एक्सेप्टेंस कर लिया, जजमेंट कन्फेस कर लिया। जजमेंट कन्फेस करने का मतलब होता है अपने अगेंस्ट जजमेंट पास करवा लेना, ठीक है। या मैंने कोई प्रोसेस इशू करवा दी उसके नाम से, या मैं उसके नाम से किसी की बेल बन गया या किसी की सिक्योरिटी बन गया, या मैंने उसके नाम से उसके केस में कुछ भी दूसरा एक्ट कर लिया, तो मेरे ऊपर सेक्शन 205 का चार्ज बन जाएगा। एक चीज समझना पड़ेगी आपको यहाँ पे कि सेक्शन 205 का चार्ज बनने के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप सिर्फ किसी का नाम यूज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ किसी रियल पर्सन की आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि उसकी आइडेंटिटी को यूज करके किसी सिविल या किसी क्रिमिनल केस में कोई एक्ट भी कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप कुछ एक्ट भी कर रहे हो तो आप 205 में ऑफेंस कर रहे हो। ये जजमेंट कन्फेस कराने का मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ी सिविल की चीज बताता हूं मैं आपको। सपोज करो कि मैंने आपके ऊपर कोई सिविल सूट फाइल किया, तो मैं कहलाऊंगा प्लेंटिफ। जो सिविल सूट फाइल करता है वो कहलाता है प्लेंटिफ। और जिसके ऊपर, जिसके अगेंस्ट में सूट लगा रहा हूं, यानी आपके ऊपर लगा रहा हूं मैं, तो आप कहलाओगे डिफेंडेंट। इस चीज को समझना है ना। चलो मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। मैंने सूट फाइल किया, मेरा नाम सपोज करो ए है, या एक काम करो मेरा नाम पारितोष ही रहने देते हैं। मैंने सूट फाइल किया, मैं कहला गया प्लेंटिफ। और सपोज कर लो आप में से किसी के ऊपर मैंने केस लगा दिया, किसका नाम लिखूं, आदित्य जी का लिख लेते हैं। मैंने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया किसी कारण से, तो आप क्या कहला गए, आप कहला गए डिफेंडेंट, ठीक है। उसके बाद जब कल को मैं केस जीत जाऊंगा, सपोज करो कि मैं केस जीत गया, तो मेरे फेवर में डिग्री पास होगी, मेरे फेवर में डिग्री पास होगी क्योंकि मैं जीता हूं, तो मैं कहला जाऊंगा डिग्री होल्डर। मैं पहले प्लेंटिफ था जब तक सूट चल रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे फेवर में डिग्री पास हुई मैं बन गया डिग्री होल्डर। और डिग्री तो मेरे फेवर में हुई है, आपके तो अगेंस्ट हुई है। फेवर में मेरे हुई है ना, मैं जीता तो आप हारे, तो डिग्री आपके अगेंस्ट पास हुई है, तो आप बन गए जजमेंट डेटर। क्या बन गए आप, जजमेंट डेटर। जिन जिन आप में से जिनने भी सीपीसी पढ़ा है उनको तो पता होगा, जिनने नहीं पढ़ा है वो लोग समझ लो थोड़ा सा। मैंने केस फाइल किया, मैं प्लेंटिफ हूं, आपके ऊपर किया, आप डिफेंडेंट हो, मैं जीत गया, मैं बन गया डिग्री होल्डर, मेरे फेवर में डिग्री पास हो गई, आप बन गए जजमेंट डेटर। अब होता क्या है कि डिग्री होल्डर जो होता है ना, डिग्री होल्डर के फेवर में डिग्री होती है और जजमेंट डेटर के अगेंस्ट होती है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आदित्य जी कभी भी ये चाहेंगे कि वो डिग्री उनके अगेंस्ट पास हो जाए? उनके अगेंस्ट पास हुई है, यानी मेरे फेवर में हुई है, क्या ये इंसान जब केस लड़ रहा होगा तब ये चाहेगा कि डिग्री इसके अगेंस्ट पास हो? नहीं चाहेगा। लेकिन सपोज करो कि एक और इंसान आ जाते हैं, उमेश जी आ जाते हैं। ये उमेश जी की आदित्य जी से दुश्मनी है, सपोज कर लेना, हाँ एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, मेरी तो आदित्य जी से दुश्मनी चली रही है, तभी तो मैंने उनके ऊपर केस फाइल करा। लेकिन आदित्य जी कभी भी वो केस हारेंगे नहीं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो जीते, वो केस को अच्छे से लड़ेंगे, वो अपने अगेंस्ट जजमेंट पास नहीं होने देंगे, सारे सबूत लाएंगे जिससे कि उनके अगेंस्ट जजमेंट पास ना हो। लेकिन ये उमेश जी ने क्या किया, ये मेरे दोस्त थे और आदित्य जी के दुश्मन, तो इनने क्या करा, ये आदित्य जी की आइडेंटिटी लेके उस केस में चले गए। आदित्य जी की आइडेंटिटी लेके उमेश जी उस केस में चले गए, यानी इन्होंने सबसे पहली चीज सेक्शन 205 का ऑफेंस कर दिया। अच्छा, गए और जाके कुछ एक्ट भी किया, तो इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 205 का क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया। अब समझना इन्हें क्या किया, एक और चीज समझाता हूँ। इन्होंने उस केस में जाके आदित्य जी की आइडेंटिटी ले ली, यानी सबको ये फॉल्सली पर्सोनेट, सबको ये बताने की मैं ही आदित्य हूँ, जबकि ये है ही नहीं। यानी कि ये फॉल्सली पर्सोनेट कर रहे हैं अपने आप को किसी रियल पर्सन का, ठीक है। फिर इनने वहां जाके क्या करा, इनने वहां जाके एविडेंस ही नहीं दिए जानबूझ के, क्योंकि इनको तो पता था ना कि मैं सिर्फ आदित्य जी के अगेंस्ट डिग्री पास कराने आया हूँ झूठ बोल के, तो इन्होंने एविडेंस ही नहीं दिए। और इन्होंने एविडेंस नहीं दिए, इसलिए कोर्ट ने आदित्य जी के अगेंस्ट डिग्री पास कर दी, यानी कि पारितोष के फेवर में कर दी, यानी मेरे फेवर में कर दी। अब आप लोग लॉजिक समझे यहाँ तो। लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि जो इंसान खुद अपने अगेंस्ट केस लड़ रहा है वो कभी कोशिश नहीं करेगा कि मैं हारूं, लेकिन कोई उसका दुश्मन आके उस केस में खड़े हो जाए
और कोर्ट को बोले कि अरे मैं ही तो वो हूं, तो वो जानबूझ के एविडेंस नहीं देगा ताकि डिग्री उसके अगेंस्ट पास हो जाए, क्योंकि जब ये डिग्री आदित्य जी के अगेंस्ट पास हो जाएगी तो उमेश जी तो चले जाएंगे, निकल के भाग जाएंगे। कोर्ट तो सब कुछ रिकवर किससे करेगी? आदित्य जी से, क्योंकि कोर्ट को क्या लग रहा है कि आदित्य जी तो वही है। तो इसको कहते हैं जजमेंट कन्फेस करवाना, इसको कहते हैं कन्फेशन ऑफ जजमेंट। अब ये चीज कहीं मिलेगी नहीं आपको लिखी हुई, कन्फेशन ऑफ जजमेंट क्या होता है, बट समझ लो अब समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के बाद कि कन्फेशन ऑफ जजमेंट का मतलब क्या होता है। कन्फेशन ऑफ जजमेंट का मतलब होता है अपने खुद के अगेंस्ट जजमेंट पास करवाना, और आदित्य जी खुद के अगेंस्ट जजमेंट कभी भी पास नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसको कन्फेशन कहते हैं। और ये कन्फेशन करवा कौन रहा है? कोई दूसरा पर्सन आके जो अपने आप को कुछ और बता रहा है, रियल पर्सन का नाम ले रहा है अपने आप को, और वो खुद के अगेंस्ट जजमेंट पास करवा रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? चलिए, बड़ी सिंपल सी चीज थी, याद रखिएगा इसको। तो ये करना एक अपराध है, और ये कन्फेसिंग जजमेंट का मतलब बताया। इसके अलावा और भी कुछ भी एक्ट करोगे तो सेक्शन 205 का ऑफेंस बनेगा, 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। चलिए, सेक्शन 205 का ऑफेंस भी यहाँ पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 206 पे आते हैं। अभी सेक्शन 206 क्या बोलता है? सेक्शन 206 कहता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजियर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी को कोर्ट की तरफ से 2 बार खतरा आ सकता है, जब या तो आपकी प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली गई हो, या फिर किसी केस के एग्जीक्यूशन में आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोर्ट लेने वाली है। जैसे सिविल सूट आपके अगेंस्ट अगर फाइल हो जाता है, जैसे मैंने आदित्य जी के अगेंस्ट सूट फाइल करा था, मान लो वो सूट किसी जमीन जायदाद का सूट था, बट जो जमीन मुझे आदित्य जी से मिलना थी, या फिर जो पैसे मुझे आदित्य जी से मिलना थे, वो पैसे उनके पास है ही नहीं देने के लिए। तो कोर्ट क्या करेगी? मैं तो कोर्ट को बोलूंगा कि सर मुझे तो लेना है इनसे, मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, दिलवाओ मुझे पैसा मेरा। तो मेरी डिग्री का जब एग्जीक्यूशन होगा तो कोर्ट आदित्य जी से पैसे मांगेगी कि आप पारितोष जी के पैसे दो, बट हो सकता है उनके पास पैसे हो ही ना, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी, अटैच कर लेगी, सेल करेगी, सेल करके जो पैसा आएगा वो मुझे देगी, ये सब करेगी। तो 2 जगह आपकी प्रॉपर्टी को खतरा आ सकता है, या तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को फोरफिट कर रही है, जब्त कर रही है, या फिर किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है, सेल कर रही है। ये 2 जगह पे आपकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है ना। तो आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज होने वाली है, या आप जानते हो कि आपकी प्रॉपर्टी सीज होने वाली है, और ये जानते हुए कि सीज होने वाली है आपने उस प्रॉपर्टी को चुपचाप से गायब कर दिया ताकि वो सीज ही ना हो, या आपने उस प्रॉपर्टी को कहीं कंसील कर दिया, छुपा दिया ताकि सीज ना हो, ये आप ऑफेंस कर रहे हो सेक्शन 206 का। ये एक चीज और समझो, द कंसीलमेंट और द रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी कंटेम्पलेटेड इन दिस सेक्शन मस्ट बी टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग टेकन। ये कंपलसरी चीज है। आप उस प्रॉपर्टी को छुपा रहे हो या रिमूव कर रहे हो सिर्फ इस पर्पज से ताकि वो प्रॉपर्टी कोर्ट लेके ना जा सके, उसको सीज ना कर सके। ये एक इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। whoever fraudulently remove, conceal, transfer और deliver, 4 चीजें इसमें। रिमूव करना, उसको छुपाना, किसी और के नाम ट्रांसफर कर देना, या किसी और को डिलीवर कर देना, ये चारों चीजें इसमें इंक्लूडेड है। टू एनी पर्सन, एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट intending thereby to prevent that property or interest from being taken as a forfeiture or the satisfaction of a fine under a sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court of justice or other competent authority। जो भी ये सीज कर रहा है, ये सीज कोर्ट भी कर सकती है और कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कर सकती है, आप इसको भी याद रखिएगा। यानी सीजर सिर्फ कोर्ट नहीं करेगी, कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर किसी ट्रिब्यूनल वगैरह को पावर मिली है तो वो भी करेगी, सेक्शन उस पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो या तो वो सेंटेंस प्रोनाउंस होने वाला है या हो चुका है, और आप प्रॉपर्टी को छुपा रहे हो, डिलीवर कर रहे हो किसी और को ताकि वो सीज ना हो सके, या आपको मान लो कोई आपके ऊपर कोई फाइन लगाया गया है और आप फाइन नहीं चुका रहे हो तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगी, उस पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। आपने उस प्रॉपर्टी को छुपा दिया, तो बस सिंपल सी बात है, आपने ऑफेंस कर दिया जिसमें आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज समझना कि वेयर द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी टेकन एंड द रिमूवल इज सब्सिक्वेंट, देन द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट कमिटेड। देखो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब हम उस प्रॉपर्टी को छुपा रहे हैं या कंसील कर रहे हैं या उसको रिमूव कर रहे हैं सीज होने के पहले, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है कि वो सीज ना हो, उसके पहले पहले गायब कर दो। अगर मान लो कि वो प्रॉपर्टी को तो ऑलरेडी सीज कर लिया गया था, वो प्रॉपर्टी को तो ऑलरेडी सीज कर लिया गया था, बाद में आके हमने उसको रिमूव कर दिया, गायब कर दिया, तो हम इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं कर रहे।
हम इस सेक्शन में ऑफेंस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस सेक्शन का इंग्रेडिएंट ये कहता है कि आप उस प्रॉपर्टी को छुपाओ, कंसील करो, डिलीवर करो, लेकिन कब? सीज होने के पहले। तो अगर सीज होने के बाद कर रहे हो तो फिर आप इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं कर रहे हो। एक चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। और छुपाया कैसे जाता है? सबसे छुपा के। मुझे अगर आप दोनों से कोई चीज छुपाना है तो मैं आप लोग के सामने निकाल के छुपाऊंगा क्या? देखो मैं छुपा रहा हूं। छुपा के ही छुपाऊंगा ना उसको आप लोगों से। तो रिमूवल जो है प्रॉपर्टी का, जो सीज होने वाली है कोर्ट से, वो एक सीक्रेट रिमूवल होना चाहिए। यानी कि चुपचाप से होना चाहिए। क्योंकि इस सेक्शन के जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स कहता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल। एक होता है सिर्फ रिमूवल और एक होता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल। रिमूव करना मतलब होता है रिमूव करना, चाहे फिर आप किसी के सामने भी कर दो। लेकिन फ्रॉडुलेंट रिमूवल का मतलब ही ये होता है कि रिमूव फ्रॉडुलेंट तरीके से कर रहे हो, फ्रॉड तरीके से कर रहे हो, यानी कि छुपा के कर रहे हो। तो अगर मान लो कि द रिमूवल वाज ओपन एंड विदाउट एनी सीक्रेसी, मान लो आपने वो प्रॉपर्टी को रिमूव किया लेकिन एकदम ओपन तरीके से, खुल्लम खुल्ला, कोई आपने किसी से छुपाया नहीं, किसी कोर्ट से आपने छुपाया नहीं, कुछ नहीं करा, एकदम खुलेआम प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहे हो, तो उस रिमूवल को फ्रॉडुलेंट रिमूवल नहीं बोलते, इसलिए ये सेक्शन वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केस लॉ था, इसका नाम लिखा है मैंने केस लॉ का, कुडुम्बन वर्सेस दीनाकरन 1962। याद रखिएगा इसको कि रिमूवल अगर सीक्रेट होगा तो ही फ्रॉडुलेंट रिमूवल कहलाएगा, सेक्शन 206 कहलाएगा। लेकिन ओपन तरीके से प्रॉपर्टी रिमूव कर रहे हो तो उसको अपन सेक्शन 206 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए सेक्शन 207 पे आते हैं। अब सेक्शन 207 जो है ना, वो 206 के आगे की कहानी बताता है। फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। This section deals with the receiver, acceptor, or claimer of the property who try to prevent its seizure as a forfeiture. It punishes the accomplice just as the preceding section punishes the principal offender. देखो इसका पिछला सेक्शन देखो 206, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को जानबूझ के छुपा रहा था ताकि वो फॉरफिट ना हो सके, या वो प्रॉपर्टी किसी को डिलीवर कर रहा था ताकि कोर्ट उसको सीज ना कर सके। अच्छा, जो व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है, उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि जो प्रॉपर्टी को ले रहा है एक बार जरा उसकी जांच पड़ताल कर ले कि उस पर कोई सूट वगैरह तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर उसने जांच पड़ताल नहीं करी, यानी वो भी मिला हुआ है, जो इंसान, जैसे मान लो मैं प्रॉपर्टी को बचा रहा हूं अपनी जब्त होने से और मैं आपको दे रहा हूं, और आप भी जानते हो कि मैं आपको क्यों दे रहा हूं, फिर भी आप प्रॉपर्टी को ले रहे हो, तो आप भी फंसोगे। आप वहां पे एकम्प्लिस कहलाओगे मेरे। मैं तो प्रिंसिपल ऑफेंडर हूं, सेक्शन 206 बनेगा मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर सेक्शन 206 बनेगा कि मैंने उस प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाने के लिए आपको दे दी, डिलीवर कर दी फ्रॉडुलेंट तरीके से, और आप बन जाओगे एकम्प्लिस कि आप इस चीज को जानते हो कि मैं वो प्रॉपर्टी आपको क्यों दे रहा हूं, फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को ले रहे हो, यानी आप भी चाहते हो कि वो प्रॉपर्टी कोर्ट सीज ना करे। तो आप रिसीवर हो, आप एक्सेप्टर हो, आप क्लेमर हो, आप भी फंसोगे। आप 207 में फंसोगे, आपको भी पनिशमेंट उतनी ही मिलेगी जितनी मुझे मिली है, यानी कि 206 में जो पनिशमेंट प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलती है वही एकम्प्लिस को मिलती है 207 में। तो 207 में नया कुछ भी नहीं है, यही चीज है कि जो 206 में प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है वो जिस व्यक्ति को दी जाती है, यानी वो व्यक्ति भी अगर जानबूझ के उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है तो वो भी फंसेगा। चलिए 208 पे आते हैं। फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। डिक्री को सफर करना, सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। देखिए इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। This section prevents the abuse of getting someone to file a collusive suit for recovery of the whole property and suffering a decree to be passed. अब collusive suit क्या होता है? collusive suit का मतलब होता है collusion करना। ए ने बी के ऊपर सिविल सूट फाइल करा, बी को गुस्सा आया, उसने भी ए के ऊपर सिविल सूट फाइल कर दिया किसी मुद्दे को बना के। इसको कहते हैं collusive suit, कि तुमने हम पे केस लगाया ना, हम भी तुम पे केस लगाएंगे। क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे से। खैर करना गलत नहीं है, कॉल्यूसिव सूट फाइल करना गलत नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। बट कॉल्यूसिव सूट सिर्फ इस पर्पज से करना कि आप सामने वाले को अब्यूज कर रहे हो या आप सामने वाले के साथ गलत करना चाहते हो। ए ने बी के ऊपर जो केस लगाया वो जेन्युइन था, लेकिन बी ने ए के ऊपर जो केस लगाया वो जानबूझ के लगाया ए को परेशान करने के लिए, या उसका कुछ और इंटेंशन था पीछे वहां पे। एक ऐसा क्लेम उससे मांग रहा है जो उसका बनता ही नहीं है। यानी ए बी से जो मांग रहा है उस केस में वो तो जेन्युइन है, बट बी ए से जो मांग रहा है वो जेन्युइन नहीं है। तो सेक्शन 208 में देखना उसका ऑफेंस बनेगा।
It punishes person making fictitious claim in order to secure the property of the defendant against person to whom he may become indebted in future. अब आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, इलस्ट्रेशन देखो उससे समझ में आएगा। ए नाम का एक व्यक्ति था, उसने जेड के ऊपर केस लगाया। ए इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट जेड, यानी कि यहां पर प्लेंटिफ कौन बना? ए। डिफेंडेंट कौन रहा? जेड। जेड नोइंग दैट ए इज लाइकली टू ऑब्टेन अ डिग्री अगेंस्ट हिम। अच्छा, जेड को पता पड़ गया कि मेरे अगेंस्ट डिग्री पास होने वाली है। जब ए ने जेड के ऊपर केस लगाया तो जेड को पता चल गया, ये इसको पता चल गया जेड को कि मेरे अगेंस्ट डिग्री पास होने वाली है। मतलब इसको पता पड़ गया कि ए जो है वो केस जीतने वाला है। और अगर ए केस जीत जाएगा, अगर ए केस जीत जाएगा तो ए को जो कुछ भी मिलेगा, पैसा प्रॉपर्टी वगैरह, वो किसके पास से मिलेगा? जेड के पास से। मतलब जेड को डर लगा कि उसकी प्रॉपर्टी छीनने वाली है, जेड की प्रॉपर्टी छीनने वाली है। तो उसने क्या करा, उसने अपने अगेंस्ट, मान लो इसका एक और केस चल रहा था जेड का, एक केस और चल रहा था जो बी ने लगा रखा था जेड के ऊपर, बी ने लगा रखा था जेड के ऊपर। ये दूसरा केस है। हाँ, ए ने तो जेड के ऊपर लगाया, ये पहला केस है, और जेड को मालूम पड़ेगा कि ए जीतने वाला है, पूरी प्रॉपर्टी मेरी चली जाएगी। तो उसने क्या करा, मैंने आपको अभी सफर जजमेंट, अभी आपको मैंने जजमेंट अपने अगेंस्ट पास करवाने का मतलब बताया था, यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे उसने, जेड ने जैसे उसको मालूम पड़ा कि मेरी प्रॉपर्टी जाने वाली है, ए केस जीत जाएगा, तो ही फ्रॉडुलेंटली सफर अ जजमेंट, he fraudulently suffer a judgment to pass against him for a larger amount at the suit of B। ये जो बी वाला केस था ना उसका, इस केस में जेड ने क्या करा, अपने अगेंस्ट डिग्री पास करवा ली ज्यादा बड़े अमाउंट के लिए। ज्यादा बड़े अमाउंट का मतलब, सपोज करो कि ए जेड के ऊपर जो केस लगा रहा था वो 2 लाख का था, ठीक है, लेकिन यहां पे जो केस लगाया इसने वो 3 लाख का था, मान लो, ऐसा एग्जांपल दिया मैंने आपको सिर्फ। तो जेड ने क्या करा, अपने ऊपर डिग्री पास करवा ली, अपने अगेंस्ट डिग्री पास करवा ली बी वाले केस में, क्योंकि उसको पता है कि ए वाला तो केस, ए जीतने वाला है, मेरी प्रॉपर्टी जाएगी। तो उसने बी वाले केस में अपने अगेंस्ट डिग्री पास करवा ली, और कैसी पास करवाई कि जहां बी को 3 लाख मिलना थे, है ना, वहां जेड ने अपने ऊपर 3.5 लाख की डिग्री पास करवा ली अपने अगेंस्ट, यानी बी जीत गया दूसरे वाले केस में। और जेड ने क्या करा, बी से मिली भगत कर ली। मिली भगत करने का मतलब क्या? मिली भगत करने का मतलब ये कि भाई देख, मैं जानबूझ के डिग्री पास करवा रहा हूँ खुद के अगेंस्ट, और कोर्ट से मैं 3.5 लाख की डिग्री पास करवा रहा हूँ। कितनी? 3.5 लाख की। तेरे को चाहिए सिर्फ 3 लाख, तो मैं तेरे को इस 3.5 लाख में से 3 लाख दे दूंगा, और 50,000 किसके पास बच जाएगा? जेड के पास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग को लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, समझ में आया तो कंफर्मेशन दे दो। आदित्य जी, समझ में आ गया? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कहां तक समझ में आई आपको कहानी अभी? सर। वो 50,000 मतलब उसका सेव कैसे होगा? मतलब उसका ही तो लॉस बना सर। जानबूझ के करवाई है उसने, उसने बी से मिली भगत कर ली है, जानबूझ के अपने अगेंस्ट उसने डिग्री पास करवाई है, ताकि कोर्ट तो 3.5 लाख की डिग्री पास कर दे, और जो ए है वो बी को सिर्फ 3 लाख ही दे देगा बाद में, बस 50,000 उससे वापस ले लेगा बाहर निकलने के बाद कोर्ट के। उन दोनों ने मिलकर फ्रॉड कर लिया आपस में, ठीक है, समझ रहे हो? ये जो जेड था ना, जो बी वाला केस था, वो बी वाले केस में जेड ने जानबूझ के अपने ऊपर डिग्री पास करवा ली, 3.5 लाख की डिग्री पास करवा ली उसने, जबकि बी को देने का उसका सिर्फ 3 लाख ही बनता है। फिर भी उसने लार्जर अमाउंट की डिग्री पास करवा ली, और लार्जर अमाउंट की डिग्री पास करवाई भी तो क्यों करवाई? ताकि बाहर निकल के कोर्ट से उससे पैसे ले ले। और ऐसा पता ये क्यों कर रहा है? ऐसा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मान लो कि बी के अगेंस्ट भी डिग्री पास हो गई, मतलब बी भी जीत गया और ए भी जीत गया, तो जेड की जो प्रॉपर्टी है उसमें से बी को भी मिलेगा, ए को भी मिलेगा। और जेड क्या चाहता है? जेड ये चाहता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा अमाउंट है, वो मैं बी को दे दूं और चुपचाप से उससे बाहर ले लूंगा, 50,000 उससे चुपचाप से बाहर ले लूंगा, क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड में तो यही रहेगा ना कि जेड का पूरा पैसा बी को मिल गया, बट उसके फ्रॉड के चक्कर में 50,000 तो जेड को ही मिला ना। ये चीज है। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी ने आपके ऊपर केस लगाया और आपको लगता है कि वो जीतने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी जाने वाली है, तो आपने किसी थर्ड पर्सन का जो केस आपके ऊपर चल रहा था, उसके केस में अपने अगेंस्ट डिग्री पास करवा ली, उससे सेटिंग करके कि भाई तू जीत जा, मैं तेरे से बाहर चल के पैसे ले लूंगा, ताकि जब ये एक केस जीतेगा
तो ए जब कोर्ट में जाके बोलेगा कि मुझे जेड से पैसे चाहिए, तो कोर्ट बोलेगी जेड के पास तो कुछ है ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत बचेगा कोर्ट उसको दिलवाएगी। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये जो है काफी सिविल का काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑफेंस है, बट सेक्शन 208 में आईपीसी का ऑफेंस कहलाता है। बी के बी को हक नहीं था 3.5 लाख की डिग्री पास करवाने का, बट सिर्फ जेड ने जबरदस्ती अपने केस को कमजोर करवा के जानबूझ के कोर्ट के सामने कुछ एक्सेप्ट करके करवाया है। और क्यों करवाया है? इन ऑर्डर दैट ए मे नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी, कि ए की जो डिग्री रहेगी उसमें ए को कुछ बेनिफिट नहीं मिले, सिर्फ इसलिए पास करवाया। तो यहाँ पे सेक्शन 208 का ऑफेंस किया है किसने? जेड ने, क्योंकि जो कुछ भी किया वो जेड ने किया। ठीक है, चलिए रिजॉइन करो फिर आगे बताता हूँ।